स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं नए टॉपिक के बारे में। अपना आज का टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग। देखो, एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, एक ना वर्ड आपके लिए नया है, लेकिन अपन इसको बहुत सी बार इसको यूज में लेते हैं। क्या होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग? मेनली एक्सेप्शन का नाम होता है एरर। एरर क्या होती है कि जो भी अपन कोई भी प्रोग्राम बनाते हैं और मान लीजिए उसमें कुछ भी मिस्टेक रह जाती है, तो कंपाइलर अपने को डिनोट करता है कि भाई आपने उस लाइन में ये प्रॉब्लम आपकी जनरेट हुई, इसलिए आपका ये प्रोग्राम कंपाइल या रन नहीं हो पाएगा। तो वो जो एरर कहलाती है उसको हैंडल करना। ठीक है। अभी तक जैसे मान लीजिए अपन एक एग्जांपल लें, जैसे मान लीजिए एक प्रोग्राम ले लेते हैं अपन। मैं एक प्रोग्राम ले रहा हूँ, यहाँ पे मान लीजिए वॉइड मैन, ये वॉइड मैन। ठीक है। और यहाँ पे अपन प्रोग्राम बना रहे हैं सी आउट, और यहाँ पे लिख दिया मैंने हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, सेमीकोलन लगा दिया और ये प्रोग्राम चल गया। ठीक है। अगर मैं इस प्रोग्राम को कंपाइल और रन करूँ तो आपका ये इसमें कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, आपका प्रोग्राम बेसिकली पूरा अच्छी तरीके से ये रन होगा। ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं आएगी। लेकिन मान लीजिए अगर मान लीजिए अपन किसी वजह से यहाँ पे सेमीकोलन लगाना मिस कर गए। ठीक है। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तब आपके पास क्या आएगी, इसकी एरर देगा। कंपाइलर क्या देगा, आपकी एरर देगा। और एरर क्या देगा, इस तरह से लिखा आएगा आपके पास एरर। ठीक है। उसके बाद एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्टेड क्या एक्सपेक्टेड है अपने पास यहाँ पे सेमीकोलन, इस तरह से। ठीक है, बिफोर टोकन। ठीक है, जो आपका अर्ली बेसिस जो एंड हो रहा है, ये एरर आपकी जनरेट आए। तो बेसिकली कंपाइलर को कैसे पता पड़ा कि भाई आपने क्या किया, यहाँ पे आपकी सेमीकोलन मिस कर गए हो, और जैसे आपने प्रोग्राम को कंपाइल किया तो आपके पास इस तरह से एरर आ गई कि आपका जो है सेमीकोलन यहाँ पे मिस किया। और आप कहाँ पे मिस है, आपके जहाँ पे भी एक अर्ली बेसिस आपका यहाँ पे अपन क्लोज हो रहा है, उससे पहले आपका सेमीकोलन आपने स्टेटमेंट में मिस कर दिया। तो बेसिकली अपने कंपाइलर के अंदर क्या होता है, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर होते हैं, जो क्या काम करते हैं, आपके कुछ हैंडलर जो होते हैं वो क्या करते हैं, इस टाइप की जो एरर होती है, जैसे कोई मैथमेटिक्स टाइप की आपने एरर कर दी, कहीं स्टेटमेंट मिस कर दिया। ठीक है, रॉन्ग डेटा टाइप अपन इंसर्ट कर दिया, इंटीजर में फ्लोट टाइप की या कैरेक्टर टाइप की वैल्यू सेंड कर दी, या डेटा टाइप मिसमैच कर दिया। तो इस टाइप की एरर क्या होते हैं, ह्यूमन एरर्स होती है। तो उनको हैंडल करने के लिए कुछ क्या होते हैं अपने पास, डिफॉल्ट हैंडलर्स होते हैं। क्या होते हैं, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर, जो क्या काम करते हैं, इस टाइप की एरर को हैंडल करने के लिए या आपको जो मैसेज देने का काम करते हैं, ताकि आप क्या करें, उसमें प्रोग्रामर जो भी है वो उस एरर को क्या कर दे, उसको सही तरीके से उसको हैंडल कर ले। तो ये जो था, ये तो था काम किसका, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर का। लेकिन हम लोग आपने जो क्लास है, अपना जो टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो उसको कस्टम तरीके से, यानी अपने तरीके से उस किसी भी एरर को कैसे अपने को हैंडल करना है। दूसरी बात कि एक्सेप्शन हैंडलिंग कहाँ जरूरी है, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स होते हैं और उसमें क्या होते हैं, एरर आने के अपने चांसेस होते हैं, कोई कोई ह्यूमन मिस्टेक्स हो ही जाती है प्रोग्रामर से थ्रू। तो उस एरर को, उस कंडीशन को अपन को बार बार उसको चेक नहीं करना पड़े। जब भी आपकी वो एरर आ जाए तो उसके लिए अपन क्या बनाते हैं, एक हैंडलर बना देते हैं, ताकि इस टाइप की एरर आए तो उसको क्या करते हैं, आपको उस सिस्टम पे उसी टाइम पे उसको क्या करते हैं, हैंडल करके उसको रिमूव कर दे। तो ये जो आपका कंसेप्ट कहलाता है वो कहलाता है आपका एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो देखो अपन इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो इसको अपन इस तरह से समझ सकते हैं, ये देख लीजिए आप। ठीक है, एन एक्सेप्शन इज अ प्रॉब्लम दैट अराइज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, एंड सी प्लस प्लस एक्सेप्शन is a response to exceptional circumstances that arise while a program is running, such as attempt divided by 0. Exception are basically two types: normal synchronous and asynchronous exceptions. Errors such as out of range index and overflow belonging to synchronous type exceptions, and error are caused by event beyond the control of program, such as a keyboard interrupt is called asynchronous exceptions. देखो इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने कोई एरर बनाते हैं। ठीक है, एरर कैसे कैसे जनरेट होती है, जैसे कोई एरर बनाया अपन ने, फॉर एग्जांपल ये मान लीजिए कोई एक एरर बनाते हैं और उसके आपने क्या बना दी, उसने साइज दे दिया आपने मान लीजिए 10, और आपने उसमें एलिमेंट इंसर्ट कर दिए कितने, 12, या उस 10 से ज्यादा आपने एलिमेंट क्या कर दिए, इंसर्ट कर दिए। तो एरर कहाँ चला गया, आपका आउट ऑफ रेंज चला गया, यानी जो रेंज है आपकी उससे बाहर जा रहा है। ठीक है, तो और दूसरी बात, कभी कभी ऐसा होता है जैसे मान लीजिए कभी आप क्या देते हो, मेन आपका फंक्शन है। ठीक है, ये मेन फंक्शन है और इसके अंदर अपन ने क्या कर दिया, दोबारा एक और मेन कॉल कर दिया। तो क्या होगा, ये मेन से हमेशा कोई भी प्रोग्राम स्टार्ट होता है, ये वापस इस मेन को करेगा, यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे को कॉल करते रहे। वो प्रोग्राम क्या होगा, आपका स्टॉप होगा ही नहीं। पहले ये फंक्शन कॉल होगा, उससे ये कॉल होगा, वापस ये होगा, ये दोबारा आप दूसरा, ये दोनों आपके एक दूसरे को कॉल करते रहेंगे। वो प्रोग्राम क्या चला जाएगा, आपका इन्फिनिटी में चला जाएगा, यानी प्रोग्राम क्या हो जाएगा, आपका आउट ऑफ रेंज इंडेक्स में चला जाएगा। और उसको किससे हैंडल करना पड़ेगा, आपको कीबोर्ड के थ्रू। कीबोर्ड के थ्रू अपन क्या करेंगे, कंट्रोल अल्टर डिलीट करके उस प्रोग्राम को क्या कर देंगे, स्टॉप करेंगे, तभी आपका वो हैंडल हो पाएगा। तो इस टाइप की जो एरर होती है वो क्या कहलाती है, आपकी असिंक्रोनस टाइप की एरर। और जो एरर आपका आउट ऑफ इंडेक्स हुआ है, ठीक है, वो एरर क्या कहलाती है, आपकी सिंक्रोनस टाइप की एरर। ठीक है, तो बेसिकली एक्सेप्शंस क्या होती है आपके, अपन बात करें एक्सेप्शन क्या होती है कि
कोई भी एरर जो प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के ड्यूरेशन में आती है वो क्या कहलाती है, आपकी एक्सेप्शन कहलाती है। और ये दो टाइप की होती है, एक तो होती है सिंक्रोनस और दूसरी कौन सी होती है, आपकी असिंक्रोनस टाइप की एक्सेप्शन होती है। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें कि आपका जो प्रोग्राम अपन अभी तक बनाते हैं वो अपन नॉर्मली अपन ये मानते हैं कि आपका प्रोग्राम 100% सही है, उसमें कोई भी एरर नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर उस प्रोग्राम में कोई भी एरर आती है तो उसको अपन डिटेक्ट करके उसको रिमूव कैसे करते हैं, तो उसका फिक्स्ड आपका एक प्रोसीजर होता है, एक मैकेनिज्म होती है जिसको अपने को क्या करना होता है, फॉलो करना होता है एक्सेप्शन हैंडल करने के लिए। तो मैकेनिज्म क्या होती है, सबसे पहले अपन क्या करते हैं, फाइंड द प्रॉब्लम यानी हिट द एक्सेप्शंस, यानी एरर कहाँ पे उसको अपन क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होता है, अपन एरर को फाइंड करते हैं। फिर इन्फॉर्म द एरर हैज अकर्ड, यानी सब उसके बाद अपन क्या करते हैं, जो एरर आपकी आई है वो इन्फॉर्म करते हैं, या उसके लिए थ्रो द एक्सेप्शन, यानी जो आपकी एरर आई है उसको अपन क्या करते हैं, उसको मूव करते हैं, यानी उसको फाइंड आउट करने के बाद उसको अपन क्या करते हैं, वहां से मूव करते हैं। उसके बाद जो भी एरर आपकी आती है एक्सेप्शन हैंडलिंग के अंदर, वो क्या करती है, रिसीव बाय जो है आपका वो कैच एक्सेप्शंस, यानी जो आपने कहा थ्रो हुई है जो एरर, उसको अपन क्या करेंगे, कैच करेंगे। यानी कैच करना क्या कहलाता है, उस एरर को अपने को रिसीव करना है, ताकि अपन उसमें क्या करें, जो भी एरर है उसको रिमूव कर सके। और जब आपके ये एरर आपकी रिसीव हो जाती है तब अपन उसको क्या करते हैं, उस पर पर्टिकुलर एक्शन लेके उस एक्सेप्शन को दूर करते हैं। तो बेसिकली अपने पास 4 स्टेप्स होती है किसी भी एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए। सबसे पहला क्या होता है, अपन एरर को फाइंड आउट करते हैं। फिर उस सेकंड क्या करते हैं, उसको फाइंड करने के बाद उसको थ्रो किया जाता है, किसके लिए, सही करने के लिए। और थ्रो जिसको भी किया जाएगा उसको क्या किया जाएगा, कैच किया जाएगा। और कैच करने के बाद उसको क्या क्या किया जाएगा, उसका करेक्शन, उसमें क्या किया जाएंगे, करेक्शन, यानी जो भी एरर है आपकी वो उसको करेक्ट किया जाएगा। तो ये आपका फिक्स प्रोसीजर होता है, एक मैकेनिज्म होता है एक्सेप्शन हैंडलिंग की। उसके बाद अपन बात कर रहे हैं कि प्रोग्राम में अपने को कैसे लिखना है किसी को, कि आपका जो कोड है में इसका एरर है और उसको कैसे आपको हैंडल करना है। तो उसके लिए अपने पास कुछ ब्लॉक्स होते हैं प्रोग्राम के अंदर। अपन अभी तक कोई ब्लॉक नहीं बनाते हैं, लेकिन उसके अंदर आपको अब क्या अपने क्या करना पड़ेगा, कि अपने को लगता है कि मान लीजिए कोई कोड है अपना, कोई लाइन ऑफ कोड है जिसमें क्या आ सकती है, अपने पास अपने को लगता है कि एरर आ सकती है, तो उसके लिए अपन कोड डिनाइट करेंगे, अपन ट्राई। ट्राई एक ऐसा ब्लॉक होता है जिसके अंदर वो कोड लिखा जाता है जिसमें आपकी एरर जनरेट होने की संभावना है, चांसेस है। तो ये ब्लॉक जहाँ जहाँ पे क्या होंगे, अपन एरर को डिटेक्ट करेंगे, यानी जिसमें एरर आने के चांसेस है, वो हमेशा कोड कहाँ पे लिखा जाएगा, आपका ट्राई ब्लॉक के अंदर। ट्राई ब्लॉक को लिखने के लिए ट्राई सिंपल सा कीवर्ड, ठीक है। उसके बाद वो कोड जिसके अंदर आपकी एरर जनरेट हो सकती है वो यहाँ पे लिखा जाता है। अगर मान लीजिए आपकी एरर डिटेक्ट होती है, क्या होती है, एरर डिटेक्ट होती है, तो उसके लिए पर्टिकुलर जो है वो कोड क्या हो जाएगा, वहां से थ्रो हो जाएगा। थ्रो कहाँ पे होगा, कैच वाले स्टेटमेंट के अंदर। यानी कैच क्या करेगा, जो भी आपका स्टेटमेंट थ्रो स्टेटमेंट के थ्रू थ्रो हुआ है उसको क्या करेगा, कैच करेगा। और उस टाइप के आर्गुमेंट जो है वो आपके यहाँ पे लिखे जाएंगे, और उस एरर को हैंडल करने के लिए जो कोड लिखा जाएगा वो कोड आपका यहाँ पे लिखा जाएगा कैच वाले ब्लॉक में। तो एरर हैंडल के लिए जो कोड होता है वो कोड आपको कहाँ पे लिखा जाएगा, कैच वाले ब्लॉक के अंदर। तो ये फिक्स अपना एक एक्सेप्शन हैंडलिंग का मैकेनिज्म है। इस मैकेनिज्म में अपने को प्रोग्राम लिखना है कि ट्राई ब्लॉक में हमेशा कौन सा कोड लिखा जाएगा, जिस कोड के अंदर अपने पास क्या होंगे, एरर जनरेट होने की संभावना है, तो वो ट्राई ब्लॉक के अंदर। और उस अगर एरर आपके उस टाइप की एरर आ जाती है तो उसको अपन मैनुअल तरीके से कैसे उसको हैंडल करना है वो कैच ब्लॉक के अंदर अपना लिखा जाता है। ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर अपन प्रोग्राम लिखते हैं। तो बेसिकली इसको डायग्राम से अपन समझे तो इस तरह समझ सकते हैं। ट्राई ब्लॉक कौन सा होता है, वो ब्लॉक जिसके अंदर अपने एरर के चांसेस होते हैं, ठीक है। यानी एक्सेप्शन ऑब्जेक्ट क्रिएटर, यानी जहां पे अपने पास क्या हो जाती है, एरर जनरेट हो सकती है। तो जैसे आपकी एरर जनरेट होती है, ट्राई ब्लॉक क्या करेगा, आपको उसको कैच ब्लॉक को ट्रांसफर कर देगा, और वहां पे क्या लिखेंगे, एक्सेप्शन हैंडलर क्या करेगा, उस एरर को पर्टिकुलर हैंडल करने का काम करेगा, उसके एरर को करेक्शन या उसमें जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको इंडिकेट करने का काम आपका ये करेगा। तो इस तरह से डायग्राम से अपन इसको समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे बात करें अपन नेक्स्ट। तो देखो, जो ब्लॉक अपन ने बात की थी वो ब्लॉक एक्चुअल में होते क्या हैं। तो बेसिकली ब्लॉक क्या होता है अपने पास एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए, तो 3 स्टेटमेंट मेनली अपन 3 कीवर्ड अपन यहाँ पे अपन ने पढ़े अभी। तो ट्राई, थ्रो और कैच, ये बेसिकली क्या होते हैं। द ट्राई स्टेटमेंट अलाउज अस टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड टू बी टेस्टेड फॉर एरर व्हाइल इट इज बीन एग्जीक्यूटेड, यानी वो ब्लॉक वो कोड का ब्लॉक जिसमें आपकी एरर को टेस्ट करना है, वो हमेशा स्टेटमेंट कहाँ पे लेके जाएंगे, आपके ट्राई ब्लॉक के अंदर। यानी ट्राई स्टेटमेंट कीवर्ड आपका यहाँ पे यूज आता है। उसके बाद थ्रो की बात करें, थ्रो में क्या लिखा जाएगा, द थ्रो कीवर्ड थ्रोज द एक्सेप्शन व्हेन अ प्रॉब्लम इज डिटेक्टेड। जब भी आपकी प्रॉब्लम डिटेक्ट हो जाती है वो प्रॉब्लम, तो उस एक्सेप्शन को क्या करने का काम करेगा, वो थ्रो करने का काम करेगा। विच लेट्स अस क्रिएट अ कस्टम एरर, जो कभी कस्टम आपकी एरर जनरेट हुई उसको जो भी कस्टम क्रिएट हुई उसको थ्रो करने का काम आपका थ्रो कीवर्ड करेगा। उसके बाद नेक्स्ट बात आती है अपने कैच। कैच क्या काम करेगा, द कैच स्टेटमेंट अलाउज अस टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड
टू बी एग्जीक्यूटेड इफ एन एरर अकर टू ट्राई ब्लॉक, यानी ट्राई ब्लॉक से जो भी एरर आपकी जनरेट हुई उसको कैच करने का काम या उस एरर को डिफाइन करने का काम कौन सा ब्लॉक करेगा, आपका ये कैच ब्लॉक करेगा। तो बेसिकली जो मेन ब्लॉक जो काम करने वाले हैं जो पेयर में काम करेंगे, तो अगर आपका ट्राई ब्लॉक है तो आपके पास कैच ब्लॉक भी होना चाहिए। दोनों किस में काम करेंगे, पेयर्स में काम करेंगे, यानी ट्राई ब्लॉक जिसमें एरर जनरेट हो सकती है और कैच ब्लॉक जो उस एरर को रिमूव करने के लिए यूज में आता है। तो बेसिकली ट्राई और कैच दोनों पेयर में वर्क करेंगे। अब इस पे बात कर लेते हैं अपन एक सिंपल से प्रोग्राम की, कैसे अपना प्रोग्राम जो है वो ट्राई ब्लॉक में, ट्राई कैच ब्लॉक में अपना वर्क करेगा। देखो एक प्रोग्राम की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, ये अपना एक सिंपल सा प्रोग्राम है, h include iostream.h मेन अपन ने प्रोग्राम ले लिया, इंटीजर a और b अपन ने दो वेरिएबल ले लिए। सी आउट में सबसे पहले आपके पास मैसेज आएगा कि एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b, आप a और b की वैल्यू आपको एंटर करनी है। फिर आपकी फर्स्ट वैल्यू जो एंटर करोगे वो a में चली जाएगी और सेकंड वैल्यू b में चली जाएगी। फिर यहाँ पे आगे क्या किया, x एक वेरिएबल ले लिया, a और b को माइनस करके जो वैल्यू आएगी वो किस में चली जाएगी, x में चली जाएगी। अब अपने को लगता है कि ये ब्लॉक है अपने पास, वहां पे क्या हो सकती है, एरर जनरेट हो सकती है, तो उसको अपन कहाँ पे लिखेंगे, ट्राई ब्लॉक के अंदर। तो ट्राई ब्लॉक आपका कहां से कहां तक चल रहा है, ये अपना ट्राई ब्लॉक जो है वो यहां से लगा के, ये ट्राई का ब्रैकेट है आपका, ठीक है, और ये ट्राई ब्लॉक अपना यहां से यहां तक का ये काम कर रहा है, ठीक है। ये यहां से ये एल्स का ब्लॉक हो गया यहाँ पे, और ये यहां से लगा, ये ट्राई का आपका स्टेटमेंट हुआ, ये आपका ये ओपन ब्रैकेट हुआ, ये ओपन क्लोज का ओपन क्लोज, और यहाँ से यहाँ तक का ये ब्लॉक आपको क्या है, ट्राई ब्लॉक। यानी इस ब्लॉक के अंदर जो है आपके अपने पास क्या हो सकती है, एरर जनरेट हो सकती है। देखो ये ब्लॉक क्या काम कर रहा है बेसिकली, इफ x नॉट इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू अगर 0 के बराबर नहीं है तो ये कंडीशन ट्रू मिलेगी। तो वहां पे क्या आएगा, जो रिजल्ट है वो क्या बनाएगा, a डिवाइड बाई x, यानी a के अंदर जो भी वैल्यू उसको डिवाइड बाई x करके वो क्या करेगा, प्रिंट करने का काम करेगा, ठीक है। तो a डिवाइड बाई x जो भी रिजल्ट आएगा उसको ये प्रिंट करने का काम यहाँ पे हो जाएगा। अगर x नॉट इक्वल, यानी x की वैल्यू अगर 0 के बराबर हो जाती है, यानी x की वैल्यू क्या हो जाती है आपकी 0 हो जाती है, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो है ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा, यहाँ से थ्रो, यानी x की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, थ्रो कहाँ पे होगी, सीधी इस कैच ब्लॉक के अंदर। और i में क्या वैल्यू हो जाएगी, जो x के अंदर जो वैल्यू आई है वो वैल्यू कहाँ पे चल जाएगी, i में चल जाएगी। यानी कैच ब्लॉक क्या करेगा, इस एरर को हैंडल करने का काम कर रहा है, ठीक है। और जैसे कैच में जाएगा तो यहाँ पे आपके पास मैसेज क्या जाएगा, एक्सेप्शन कोड, और x इक्वल टू जो भी x की वैल्यू वो प्रिंट हो जाएगी, और यहाँ पे प्रोग्राम क्या हो जाएगा, आपका एंड हो जाएगा। अब देखो इस केस में क्या होता है बेसिकली, इस केस में क्या होगा, देखो कि जैसे मान लीजिए अपन एग्जांपल लेते हैं कि एक प्रोग्राम लिखता हूं मैं यहाँ पे सिंपल सा, देखो इसी प्रोग्राम की बात कर लेते हैं कि जैसे आपसे वैल्यू मांगी a और b की, और आपने वैल्यू क्या ट्रांसफर कर दी, a की वैल्यू डाल दी मान लीजिए 20 और b की वैल्यू डाल दी अपन ने 15, ठीक है। a की वैल्यू क्या हो गई आपकी 20 और b की वैल्यू हो गई 15, ठीक है। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो चुकी है आपकी 20 माइनस 15 कितना हो गया 5। अब ट्राई ब्लॉक में कर रहे हैं, x की वैल्यू क्या है 5, तो इफ x नॉट इक्वल टू 0, यानी कंडीशन क्या मिल गई आपको, ट्रू मिल गई, तो क्या आएगा, रिजल्ट इज इक्वल टू a डिवाइड बाई x। a की वैल्यू क्या है अपने पास 20 है, 20 डिवाइड बाई 5, 20 डिवाइड बाई 5 कितना होता है 4, तो आंसर क्या आएगा, द रिजल्ट इक्वल टू 4, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं, एल्स में गई नहीं, आपका प्रोग्राम सही तरीके से चल रहा है। लेकिन अगर सेकंड केस की बात करें, सेकंड केस की बात क्या करें, इसी प्रोग्राम के अंदर मान लीजिए वैल्यू ले ली अपन ने 10 10, a की वैल्यू भी ले ली 10 और b की वैल्यू भी ले ली अगर अपन ने 10, ठीक है। a की वैल्यू क्या होगी आपके पास 10, b की वैल्यू होगी 10, ठीक है। अब a माइनस बी, 10 माइनस 10 क्या होगी, x की वैल्यू होगी यहाँ पे 0, ठीक है। अब इस केस में ट्राई में आप गए सीधे, इफ x नॉट इक्वल टू 0, लेकिन x की वैल्यू तो 0 है, तो कंडीशन क्या मिल गई इसको, फॉल्स, फॉल्स हो सीधे कहाँ पे गए आप, यहाँ पे एल्स, इसमें चले गए थ्रो में। यहाँ पे क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी, सीधे कहाँ पे चली गई, थ्रो किसको करेगा, हमें चाहिए कैच ब्लॉक को करेगा, तो इंटीजर i की वैल्यू क्या हो चुकी है यहाँ पे 0, ठीक है। i की वैल्यू क्या हो चुकी 0, 0 होती है, यहाँ पे क्या मिल गया इसको, कैच ब्लॉक में आप यहाँ पे आ गए। अब सी आउट एक्सेप्शन कोड आएगा आपके पास, और x इक्वल टू 0 आपका लिखा आएगा, यानी एक्सेप्शन कोड x इक्वल टू 0, ये आपका प्रोग्राम यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो इस केस में क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि एक प्रोग्राम अपन यहाँ पे मैं सिंपल सा लिख रहा हूँ, इंटीजर x इक्वल टू 0 मान लीजिए, ठीक है, और इंटीजर y इक्वल टू मान लीजिए दे दिया मैंने 5, ठीक है। और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं इंटीजर z इक्वल टू y डिवाइड बाई x, और अपन ने यहाँ पे लिख दिया सी आउट, और यहाँ पे मैंने प्रिंट करा दी z की वैल्यू। तो इस केस में क्या होगा, देखो अब इस प्रोग्राम में कहीं पे भी अपन ने क्या किया, कोई भी एरर नहीं है, एक्चुअल में प्रोग्राम पूरा सही है,
ठीक है, अपन ने सेमीकोलन भी सही जगह पे लगा रखे हैं, वेरिएबल सही तरीके से डिक्लेयर डिफाइन कर रखे हैं, कोई एरर इसमें नहीं आएगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है कि किसी भी वैल्यू को अगर अपन 0 से डिवाइड करते हैं तो प्रोग्राम कहाँ पे चले जाता है, इन्फिनिटी में चले जाता है, उसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, कंपाइलर इसको सही तरीके से कंपाइल कर लेगा, क्योंकि आपका कंपाइलर क्या करेगा बेसिकली कि आपकी कोई भी स्टेटमेंट मिसिंग है, ठीक है, या कहीं पे भी आपने सेमीकोलन मिस कर दिया है, अरिथमेटिक टाइप की एरर, तो वो आपको फाइंड आउट करेगा। लेकिन ऐसी कोई मिस्टेक इस प्रोग्राम में है नहीं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, आपका इन्फिनिटी में चला जाएगा। तो ये प्रॉब्लम कब आएगी, जब आप प्रोग्राम को रन करोगे तब। तो इस टाइप की एरर है, तो उसको हैंडल करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपन ने इस टाइप का प्रोग्राम किया कि अगर ये एरर आपकी जनरेट हो जाती है तो उस टेस्ट में अगर आपका डिवाइड बाय जीरो वाली प्रॉब्लम जो अगर आ जाती है तो वो सीधा इसको थ्रो करके इस टाइप से इसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रोग्राम में कोई एरर नहीं है, लेकिन इसके रन टाइम में इसकी एरर आएगी। ठीक है, जब भी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो होगी, तब इसमें एरर आएगी, बाकी इसमें एरर नहीं आएगी। तो इस टाइप की अपने को इस टाइप से अपने को प्रोग्राम बना के एक्सेप्शन हैंडलिंग का प्रोग्राम क्रिएट करना है। ठीक है, उसके बाद अगर आगे बात करें, देखो इसी प्रोग्राम की बात करें तो देखो आगे इसमें क्या होता है, अगर आपका फंक्शन, ठीक है, फंक्शन के अंदर अगर अपने को थ्रो ब्लॉक बनाना है, यानी अगर फंक्शन के अंदर कोई एरर आपकी जनरेट हो जाती है तो उसके वो कैसे वर्क करेगा। तो सबसे पहले ट्राई ब्लॉक हमेशा एरर यहाँ पे डिटेक्ट होती है, जो कोड आपके ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखे गए वहीं आपकी एरर आपकी जो है वो डिटेक्ट होती है। यानी वो कोड कौन से टेस्ट किए जाते हैं, ट्राई ब्लॉक के अंदर जो लिखा है उसी के अंदर आपको जो वो लगता है कि मेरे को इस कोड में एरर आ सकती है, तो वो कोड हमेशा कहाँ पे लिखा जाएगा, ट्राई ब्लॉक के अंदर। तो उसके लिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए फंक्शन है और उसको अपने को डिफाइन कर रखा है और थ्रो अपन ने यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम लिख रखा है कि जब ये फंक्शन कॉल होगा तब ये ऑब्जेक्ट आपका थ्रो हो जाएगा। ठीक है, अब ट्राई ब्लॉक के अंदर वो स्टेटमेंट और वहाँ पे अपन क्या लिखेंगे, वो फंक्शन लिखेंगे, फंक्शन कॉल लिखेंगे, तो सीधा किसको, फंक्शन कॉल को चला जाएगा और वो फंक्शन क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को थ्रो कर देगा। और थ्रो करने जो ऑब्जेक्ट थ्रो होगा वो हमेशा किससे, कैच के थ्रू उसको हैंडल किया जाएगा। तो कैसे होगा, ट्राई ब्लॉक के अंदर अपन ने क्या किया, यहाँ पे देखो एक कोड लिख दिया, ठीक है, वो हमेशा किसको कॉल करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा और फंक्शन हमेशा किसको दे देगा, इस यहाँ पे कैच ब्लॉक को ट्रांसफर कर देगा। इस तरह से किसी फंक्शन के थ्रू भी अपन इसको हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अगर इस पे बेस्ड प्रोग्राम देखें, प्रोग्राम का इस तरह से हो सकता है। देखो सबसे पहले एक फंक्शन लिया अपन ने वॉइड डिवाइड नाम से, और एक्स वाई जेड और तीन अपन ने इसमें आर्ग्यूमेंट्स ले लिए। ठीक है, अब वी आर आउटसाइड द फंक्शंस, इस तरह से अपन ने एक मैसेज दे दिया जब ये फंक्शन कॉल होगा तब। ठीक है, इफ x माइनस वाई नॉट इक्वल टू जीरो, यानी x के अंदर y के अंदर वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू अगर जीरो है, तब क्या होगा, आपका r की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, z डिवाइड बाई x माइनस वाई आपका हो जाएगा, और रिजल्ट आपका जो है वो r की वैल्यू आपकी वो प्रिंट कर देगा। अगर ऐसा नहीं हुआ इस फंक्शन के अंदर, ठीक है, यानी ये कंडीशन क्या मिल गई, इसको फॉल्स मिल गई, तो एल्स में जाओगे, एल्स सीधा किसको थ्रो कर देगा, x माइनस वाई की वैल्यू को थ्रो कर देगा। थ्रो हमेशा कहाँ पे आपको हैंडल करेगा, ये इस कैच ब्लॉक के करेगा, और आपका यहाँ पे ये मैसेज आपका प्रिंट करा देगा। तो देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम होगा हमेशा कहाँ से होगा, मेन फंक्शन से होगा। ये ट्राई ब्लॉक रख दिया अपन ने, वी आर इनसाइड द ट्राई ब्लॉक, आपके पास इस तरह से मैसेज आएगा सबसे पहले। अब आपने डिवाइड फंक्शन को कॉल किया, वैल्यू दे दी मैंने 10, 20 और 30। तो x की वैल्यू होगी सबसे पहले 10, y की वैल्यू होगी 20 और z की वैल्यू होगी 30। अब इस केस में आगे क्या होगा, देखो ये फंक्शन जैसे कॉल होगा तब होगा क्या होगा, इफ x माइनस वाई नॉट इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू क्या है 10 और y की वैल्यू क्या है 20। तो x माइनस वाई कितना हुआ, -10 नॉट इक्वल टू जीरो। कंडीशन क्या मिल गई, इसको ट्रू मिल गई। ट्रू मिलते आप सीधे यहाँ पे आ गए। ठीक है, ट्रू मिल गई, यानी -10 आपकी क्या होगी, इसकी वैल्यू x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया आपका, -10 हो गया। यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू क्या हो गया, -10। ठीक है, अब z की वैल्यू क्या है अपने पास 30, यानी 30 डिवाइड बाई क्या हो गया, -10। ठीक है, 30 डिवाइड बाई -10 हो गया, तो r की वैल्यू क्या हो चुकी है यहाँ पे अपनी -3 हो चुकी है, और रिजल्ट में क्या हो गया, रिजल्ट इक्वल्स टू -3। ये आपका आंसर आ चुका है जब अपन ये वैल्यू देंगे। लेकिन अपन अगर बात करें, वैल्यू क्या दे दी मैंने, मान लीजिए 10, 10, 20, अगर इस तरह से दे दी तब क्या होगा अपने पास, देखो वैल्यू अगर अपन ने दे दी 10, 10, यहाँ पे 10 x की वैल्यू, y की वैल्यू 10 और z की वैल्यू भी क्या दे दी अपन ने 20 दे दी। अब इस केस में क्या होगा, x माइनस वाई क्या हो गया 0, 0 नॉट इक्वल टू 0। कंडीशन क्या मिल गई, फॉल्स। फॉल्स होते आप इस ब्लॉक में नहीं आओगे, सीधे कहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाओगे। ठीक है, तो क्या करेगा, इस 0 को ये क्या करेगा, यहाँ से ट्रांसफर कर देगा, कहाँ पे कर देगा, यहाँ पे इस कैच ब्लॉक में, यानी आई की वैल्यू क्या हो चुकी है आपकी 0 हो चुकी है। और जैसे आप इस ब्लॉक में आए क्या प्रिंट करेगा आपका, कॉट द एक्सेप्शंस। ठीक है, कॉट द एक्सेप्शंस सबसे पहले। तो सबसे पहले अगर आप ये सेकंड की बात करें तो ये सेकंड वाले फंक्शन का रिजल्ट है, और ये फर्स्ट वाले फंक्शन का रिजल्ट। फर्स्ट टाइम जब कॉल होगा डिवाइड वाला तब ये कॉल होगा,
ठीक है, जब आप 10 10 और 30 वैल्यू पास करोगे तब, और जब आप 10 10 और 20 वैल्यू पास करोगे तब आपका ये फंक्शन कॉल होगा। वी आर इनसाइड द फंक्शंस और कोड द एक्सेप्शन आपका मैसेज आ जाएगा। तो इस तरह से अपने को फंक्शन के थ्रू एक्सेप्शन हैंडलिंग को अपने को यूज, तो ये बात की थी अपन ने कि फंक्शन के थ्रू अपने को एक्सेप्शन हैंडल कैसे करें। आगे अपन बात करें नेक्स्ट, तो अपने पास जो कीवर्ड है अपने पास थ्रो, ये थ्रो क्या चीज है एक्चुअली, हर बार अपन कह रहे हैं थ्रो थ्रो, तो थ्रो क्या चीज है उसकी बात कर रहे हैं अपन। देखो थ्रोइंग मैकेनिज्म, थ्रो क्या होता है उसकी बात करते हैं। व्हेन एन एक्सेप्शन इज एनकाउंटर, जब भी आपकी कोई एक्सेप्शन यानी एरर आती है, इट इज थ्रोन यूजिंग द थ्रो स्टेटमेंट, यानी थ्रो स्टेटमेंट, थ्रो वर्ड जहाँ पे भी होगा वहाँ पे उस पॉइंट से उस एक्सेप्शन को वहाँ से क्या कर दिया जाएगा, थ्रो कर दिया जाएगा। उसको अपन तीन तरीके से लिख सकते हैं थ्रो, या उस एरर को अपन यहाँ पे लिख सकते हैं थ्रो एक्सेप्शन, ऐसे भी लिख सकते हैं, और खाली थ्रो वर्ड लिखेंगे तो भी आपकी वो एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी। तो तीन तरीके से अपन इसमें लिख सकते हैं, ये आपके कंपाइलर पर डिपेंड करेगा कि वो किसको आपको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन अपन तीन तरीके से इसको थ्रो कर सकते हैं किसी भी एरर को। ठीक है, उसके बाद कैच मैकेनिज्म क्या होती है, यानी जो भी स्टेटमेंट क्या होगा थ्रो कीवर्ड के थ्रू थ्रो हुआ है, उसको क्या करना है अपने को एक्सेप्ट करना, क्या कहलाता है उसका कैच कहलाता है। द कोड फॉर हैंडलिंग एक्सेप्शन इज इंक्लूड कैच ब्लॉक, द कैच ब्लॉक इज लाइक अ फंक्शंस डेफिनेशन फ्रॉम, ठीक है, ये वर्क कैसे करता है, जैसे एक फंक्शन होता है वैसे वर्क करता है, सिंपल से लिखने का तरीका कैच, उसके बाद आपके आर्गुमेंट यहाँ पे लेके जाएंगे, वो स्टेटमेंट जो आपकी इस एरर को क्या करेंगे, हैंडल करेंगे, तो वो कोड आपको यहाँ पे लिखे जाएंगे एरर हैंडल करने के लिए। तो ये होती है आपकी कैच की मैकेनिज्म, इस तरह से आपके क्या होंगे, कोई भी जो आपके कोड है उसको कैच उसको आपका हैंडल करेगा। ठीक है, उसके बाद आगे बात करें अपन कि मल्टीपल कैच, यानी कभी कभी ऐसा होता है कि अपने पास एक टाइप की एरर नहीं होती है, हमारे पास क्या होती है मल्टीपल टाइप की एरर्स हो सकती है। ठीक है, यानी एरर टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 इस तरह से एरर्स होती है। तो ट्राई ब्लॉक उसको कैसे लिखा जाएगा, कि ट्राई ब्लॉक के अंदर तो वो कोड लिखे जाएंगे जिसमें आपकी एरर जनरेट हो सकती है, जिसमें एरर डिटेक्ट करनी है, वो कोड आपका ट्राई ब्लॉक में लिखा जाएगा। फिर कैच टाइप 1 के आर्गुमेंट, यानी फर्स्ट टाइप की अगर एरर मान लीजिए आती है तो उसको कैच ब्लॉक 1 आपका हैंडल करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर मान लीजिए सेकंड टाइप की अगर एरर जनरेट हो जाती है इस ट्राई ब्लॉक में, तो उसको ब्लॉक 2 करेगा। इस तरह से आप मल्टीपल कैच आप यहाँ पे बना सकते हो। तो व्हेन द एक्सेप्शन इज थ्रोन, द एक्सेप्शन हैंडलर्स आर सर्च इन ऑर्डर फॉर द अप्रोप्रिएट मैच, यानी जिस टाइप की एरर आपकी मैच होगी उस टाइप का कैच ब्लॉक आपका उस एरर को हैंडल करेगा। तो मल्टीपल कैच ब्लॉक अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक एग्जांपल देखें इसके प्रोग्राम के कि कैसे मल्टीपल के कैच ब्लॉक आपके वर्क करते हैं। तो इसमें आपके इस तरह से वर्क करेंगे। सबसे पहले अपन ने प्रोग्राम स्टार्ट किया, वॉइड टेस्ट नाम से एक एक्स अपन ने एक आर्गुमेंट ले लिया और ट्राई ब्लॉक यहाँ पे लगा दिया। इफ एक्स इक्वल्स टू 1, ठीक है, अगर एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है 1 हो जाती है, तब उस केस में क्या करेगा, ये एक्स को थ्रो कर देगा। ठीक है, एल्स इफ एक्स की वैल्यू अगर आपकी 0 है तो वो एक्स की वैल्यू को थ्रो कर देगा, और अगर इफ एल्स एक्स इक्वल्स टू अगर -1 है तो उसको थ्रो क्या करेगा, ये 1.0 आपको ये वहां से आपको उसको थ्रो करेगा। ठीक है, अब उस केस में क्या होगा, देखो अगर आपका मान लीजिए कैरेक्टर सी, ये क्या है कैच टाइप 1 है। ठीक है, कैरेक्टर टाइप की वैल्यू है तो क्या करेगा, कॉट द कैरेक्टर आपका इस तरह से आएगा। ठीक है, इंटीजर टाइप की वैल्यू अगर आपने पास की यहाँ पे तो उसको इस तरह से आपका कॉट द इंटीजर आपका मैसेज आएगा, और डबल टाइप की वैल्यू है तो कॉट द डबल आपका इस तरह से आएगा, और एंड ऑफ द ट्राई ब्लॉक अपन ने यहाँ पे कर दिया। अब मेन फंक्शन लिया अपन ने यहाँ पे सी आउट, ठीक है, मल्टीपल कैचेस के लिए। अब अपन ने एक्स की वैल्यू 1 दे दी और टेस्ट को अंदर वैल्यू दे दी 1। ठीक है, तो टेस्ट फंक्शन कॉल होगा वैल्यू के साथ में, क्या इसमें 1 वैल्यू के साथ में कॉल होगा। तो सबसे पहले कहाँ पे जाएगी, 1 वैल्यू यहाँ पे आएगी, x की वैल्यू 1 हो गई, ट्राई में गए, और इफ x इक्वल्स टू 1, यानी x की वैल्यू क्या है 1, अब x की वैल्यू यहाँ से थ्रो हो रही है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है अभी इंटीजर टाइप की, तो सीधे अपन कहाँ पे जाएंगे, केस नंबर 2 में, यानी ब्लॉक नंबर 2 में आएगा, और क्या मैसेज आएगा, सबसे पहले मैसेज आएगा आपका कॉट, ठीक है, एन इंटीजर। ठीक है, जब ये अपन ने फर्स्ट स्टेटमेंट किया, जब अपन ने x की वैल्यू 0 के थ्रू कॉल किया, ठीक है, सो टेस्ट फंक्शन कॉल किया 0 वैल्यू के थ्रू, तो x की वैल्यू क्या हो चुकी है आपकी यहाँ पे 0 हो चुकी है। 0 केस में यहाँ पे गया, यहाँ पे क्या हुआ, ये मैच नहीं हुआ, एल्स में गए, एल्स में क्या हो गया, यहाँ पे ये मैच हो गया, तो थ्रो किसको किया अपन ने, x को किया। ठीक है, क्या गया 0, 0 किस टाइप की वैल्यू अपने पास, सॉरी 0 इंटीजर टाइप की वैल्यू है, तो वापस क्या आएगा, कॉट द इंटीजर आएगा आपका। ठीक है, उसके बाद सेकंड अपन ने बात की यहाँ पे x की वैल्यू -1 रखी है। ठीक है, तो -1 के तो टेस्ट कॉल हुआ, यानी यहाँ पे वैल्यू क्या हो चुकी है आपकी -1 हो चुकी है। अब उस केस में क्या होगा, आपका वैल्यू हो चुकी है आपकी -1, ये ब्लॉक आपका फॉल्स, ये फॉल्स, और आप यहाँ पे गए, यहाँ पे क्या पास करेगा, ये 1 आपका ये ट्रांसफर करेगा, थ्रो क्या करेगा, 1 को थ्रो करेगा, यानी 1.0 को करेगा। तो आप सीधे कहाँ पे जाओगे, इस डबल वाले में, डबल डी में, क्योंकि इस वैल्यू किस टाइप की, डबल टाइप की है, तो यहाँ पे गए तो कोट द डबल। सेकंड थर्ड मैसेज क्या आएगा आपका, कोट डबल।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आएगा कोट इंटीजर जो फर्स्ट था आपका वो, ठीक है, कोट डबल आ गया। उसके बाद अगर आपने टू वैल्यू पास की यहाँ पे, क्या कि एक्स की वैल्यू टू दी थी, वैल्यू एक्स की वैल्यू टू हो गई, टू किस टाइप का, इंटीजर टाइप का, ये भी कंडीशन फॉल्स, ये भी कंडीशन फॉल्स, ठीक है, एक्स की वैल्यू टू नहीं है, और ये भी क्या होगी, फॉल्स हो गई, ठीक है। तो आप क्या हो जाएगा, इसको कोई भी हैंडल नहीं कर पाएगा, आप सीधे कहाँ पे जाओगे, एंड ऑफ द केच स्टेटमेंट, ठीक है। यहाँ पे कोई भी आपका इसका आंसर नहीं आएगा टू वैल्यू का, ठीक है। और अगर मैं मान लीजिए करेक्टर टाइप की वैल्यू देता तो आपका कॉट द करेक्टर यहाँ पे आ जाता, अगर करेक्टर वैल्यू के साथ इसमें अपन इसको कॉल करते तो, ठीक है। इस तरह से आपके पास क्या होगा, ये मल्टीपल केच स्टेटमेंट आपके इसमें वर्क करते हैं। अब अगला आता है अपने पास रीथ्रोइंग। रीथ्रोइंग का मतलब क्या होता है कि जो थ्रो हो रही एक्सेप्शन उसको दोबारा थ्रो करना, यानी थ्रो में के बाद उसको क्या करना, जो एक्सेप्शन आपकी एक्सेप्ट हुई उसको क्या करना है, दोबारा थ्रो करना। A handler may be decide rethrow an exception code without proceeding them. In such situation, we can invoke throw without any argument like throw. This causes a current exception to be thrown to be next enclosing try catch block sequence and is caught by the catch statement listed after the enclosing try block. The following program is show the exceptions rethrown and caught. यानी किसी भी एक्सेप्शन को दोबारा थ्रो क्या करना, क्या कहलाएगा आपका, रिथ्रो कहलाएगा। अब देखो इस प्रोग्राम के थ्रू अपन समझते हैं। इसमें ये सबसे पहले अपन ने क्या किया, यहाँ पे डिवाइड नाम से फंक्शन लिया, डबल और डबल एक्स और डबल वाई दो अपन ने इसमें क्या लिया, आर्गुमेंट ले लिए, ठीक है। इनसाइड द फंक्शंस जब ये कॉल होगा तब आपके पास इनसाइड द फंक्शंस इस तरह से मैसेज आएगा। ट्राई ब्लॉक के अंदर अपन ने इफ y इक्वल्स टू 0.0 होगा तो थ्रो क्या कर देगा, ये y थ्रो कर देगा। एल्स अगर आपका ये कंडीशन आपका ट्रू नहीं होती है तो आप एल्स में जाओगे, क्या हो जाएगा, डिवीजन, यानी x के अंदर जो वैल्यू है वो y से डिवाइड होकर आपका वो प्रिंट कर देगा, ठीक है। केच के अगर आपका डबल टाइप की वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है, थ्रो के अंदर यहाँ पे y की वैल्यू अगर मान लीजिए डबल टाइप की आएगी तो ये केस क्या है, डबल टाइप का आपको एक्सेप्ट करेगा और आपका ये मैसेज प्रिंट कर देगा और एंड ऑफ द फंक्शन आप यहाँ पे आ जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो दो बार थ्रो हुआ, एक तो थ्रो y हुआ और अगर आप यहाँ पे हुए तो यहाँ पे वापस क्या होगा, ये थ्रो होगा, ठीक है। अब ये थ्रो हुआ कौन सा, डबल टाइप का, तो उसको हैंडल कौन करेगा, ये वाला केच उसको हैंडल करेगा। तो देखो प्रोग्राम का आउटपुट कैसे आएगा, सबसे पहले अपन मेन प्रोग्राम से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सी आउट इनसाइड द मेन, सबसे पहला मैसेज क्या आएगा आपका, इनसाइड मेन, इनसाइड मेन, इस तरह से आपके पास सबसे पहला मैसेज आएगा। ट्राई ब्लॉक के अंदर गए, डिवाइड वाला फंक्शन कॉल हुआ सबसे पहले, 10.5 और 2.0, 10.5 कोमा 2.0 के साथ ये फंक्शन कॉल हुआ डिवाइड वाला। तो x की वैल्यू क्या होगी आपके पास 10.5 और 2.0 वैल्यू होगी आपकी y की। अब यहाँ पे आगे ट्राई ब्लॉक के अंदर y इक्वल्स टू 0.0, ठीक है, y इक्वल्स टू 0.0, तो y की वैल्यू 2.0 है, तो ये कंडीशन क्या बोलेंगे होगी आपको, फॉल्स। आप इस इफ में गए ही नहीं, यानी थ्रो वाई हुआ ही नहीं, ठीक है। आप यहाँ पे आ गए और क्या आ जाएगा, डिवीजन x डिवाइड बाई वाई, यानी 10.5 डिवाइड बाई 2.0, यानी जो भी आंसर होता है आपके पास, क्या आंसर होता है, सॉरी 5.25 आंसर आपका इसमें आ जाएगा, प्रिंट ये कर देगा यहाँ से, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए अपने पास एरर आपकी इस तरह से होता है, अगर अपन ने वैल्यू दे दी यहाँ पे 20.0, यानी x की वैल्यू दे दी, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी आपकी 20.0 और y की वैल्यू होगी 0.0, इन दोनों वैल्यू को कॉल किया अपन ने, तो क्या होगा, आप सीधे वहाँ पे ट्राई ब्लॉक के अंदर गए, ट्राई ब्लॉक के अंदर y की वैल्यू क्या 0.0, यानी कंडीशन क्या मिली उसको, ट्रू मिल गई, ट्रू मिलते थ्रो क्या किया y को, तो y की वैल्यू क्या है 0.0, 0.0 के अनुसार कैच हैंडल करेगा, यहाँ से ये वाला कैच हैंडल करेगा, और यहाँ पे डबल की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0.0, ठीक है, यहाँ पे आया। अब यहाँ पे क्या होगा, कोट डबल इनसाइड द फंक्शंस, तो क्या आएगा मैसेज, सबसे पहला मैसेज आपका ये आएगा इनसाइड मेन, ये तो हो गया पहली बार में, फर्स्ट टाइम में जो होगा वो हो गया आपका। सेकंड टाइम जब कॉल होगा तब क्या होगा, सबसे पहले लिखा जाएगा आपके पास इनसाइड फंक्शन, यानी इनसाइड फंक्शन, ये मैसेज आएगा सबसे पहले। उसके बाद सेकंड टाइम में क्या आएगा आपके पास, यहाँ पे आएगा कोट डबल इनसाइड अ फंक्शंस, कोट डबल इनसाइड फंक्शन, ठीक है, ये मैसेज आ जाएगा जब आप यहाँ पे आओगे। अब यहाँ आने के बाद क्या हुआ, दोबारा थ्रो हुआ, दोबारा थ्रो कहाँ पे होगा, दोबारा थ्रो को अगर डबल टाइप की वैल्यू है तो दोबारा थ्रो हुई, डबल वापस कौन है, यहाँ पे आ जाओगे। यहाँ पे आते ही क्या मैसेज आ जाएगा आपका, कोट डबल इनसाइड मेन, कोट इनसाइड कोट डबल, ये वाला जो मैसेज आपका वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ है, पहली बार तो यहाँ पे आपके हैंडल कैच हुआ, और उसके बाद दूसरी बार यहाँ पे पहली बार थ्रो यहाँ से यहाँ तक हुआ, फिर दूसरी बार थ्रो यहाँ से वापस यहाँ तक आपका ये थ्रो हुआ। तो
तो इस तरह से क्या किया अपन ने, 2 बार थ्रो किया, ये क्या हो गया आपका रीथ्रो प्रॉब्लम। आपको इस तरह से रीथ्रो कर सकते हैं अपन किसी भी एक्सेप्शन को। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया रीथ्रोइंग द एक्सेप्शंस। ठीक है, तो ये बात हुई अपने पास एक्सेप्शन हैंडलिंग की। कैसे, तो अपने को क्या किया था, अपन ने ट्राई ब्लॉक के अंदर अपन ने कोड लिखे थे और कैसे जो आपकी एरर आई उसको अपन ने हैंडल किया था। अगली बात करते हैं अपन टेम्पलेट्स की। ठीक है, नया टॉपिक है अपना टेम्पलेट्स, जिसको अपन क्या कर सकते हैं, जेनेरिक फंक्शंस या जेनेरिक क्लास भी अपन कह सकते हैं। अपना टॉपिक है जेनेरिक फंक्शन और जेनेरिक क्लास। उसको समझने से पहले अपन क्या बात करेंगे, टेम्पलेट्स की बात करेंगे। तो टेम्पलेट क्या होता है, अ C++ template is a powerful features added to C++. It allows us to define the generic classes and generic functions, thus support the generic programming. Generic programming is a technique where generic types are used as a parameter in algorithms so that we can work for the variety of data types. Many types के जो data types है उसके साथ वर्क करने के लिए अपन generic type के parameter का यूज लेते हैं वेरियस एल्गोरिथम के अंदर। तो टेम्पलेट्स जो अपन 2 तरीके से अपन उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फर्स्ट वाला होता है आपके पास, होता है फंक्शन टेम्पलेट्स और सेकंड होता है क्लास टेम्पलेट। टेम्पलेट्स आपकी 2 टाइप के होते हैं, फंक्शन टेम्पलेट और क्लास टेम्पलेट्स। अगर इनकी बात करें अपन डिटेल में कि क्या होती है फंक्शन टेम्पलेट और क्या होती है क्लास टेम्पलेट, तो उसमें देखो फंक्शन टेम्पलेट क्या होती है आपकी, we can define a template for a functions. For example, we have an add functions. We can create versions of add functions for adding integer, float, double and for float और डबल टाइप की वैल्यूज। अपने पास एक ऐड फंक्शंस है और उसमें अपन वेरियस टाइप की अगर वैल्यू वर्जन अपन और ऐड कर दें, ऐड टाइप के ऐड 1 ऐड 2 इस तरह से, जिसमें अलग अलग टाइप की वैल्यू आपको वो एक्सेप्ट कर सके, तो वो टेम्पलेट्स कहलाते हैं आपकी फंक्शन टेम्पलेट्स। क्लास टेम्पलेट्स क्या होती है, we can define a template for a class. For example, a class template can be created for the array class that can be accept array of various types such as integer array, float array and double type. अगर मान लीजिए कोई क्लास बनाई और अपन ने उसके अंदर कोई एरे बना दिया किसी क्लास के अंदर, तो उसके अंदर अपन फ्लोट टाइप के, डबल टाइप के एरे भी अपन इसमें क्लास टेम्पलेट के थ्रू बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट बात करें अपन फंक्शन टेम्पलेट कहते हैं, जिसको अपन जेनेरिक फंक्शंस भी कहते हैं। देखो क्या होता है इसमें, generic functions used the concept or function of function templates. Generic functions define a set of operations that can be applied to the various data types. ठीक है, फर्स्ट बात ये हुई। उसके बाद सेकंड की बात करें तो the type of data that the functions will operate or depends on the type of the data passed as a parameter. ठीक है, इस तरह से फंक्शन टेम्पलेट अपन क्रिएट करते हैं। For example, quicksort algorithm is implemented using generic functions. It can implemented to the an array of integer of array of floats. ठीक है, a generic functions is created using keyword template, यानी टेम्पलेट कीवर्ड से अपन किसी भी जेनेरिक फंक्शन को क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से अपन इसका सिंटेक्स होता है टेम्पलेट, फिर क्लास और उसके बाद टेम्पलेट टाइप यहाँ पे लिखा जाता है, उसके बाद रिटर्न टाइप फंक्शन का नेम और फंक्शन के पैरामीटर और बॉडी ऑफ फंक्शन अपन इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये फंक्शन है आपकी क्या होगा, जेनेरिक फंक्शन का एक सिंटेक्स हो गया, अपन को इस तरह से इसको लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करें अपन क्लास टेम्पलेट की बात करें, तो क्लास टेम्पलेट क्या होता है, उसका सिंटेक्स अपना इस तरह से होता है। सबसे पहले टेम्पलेट कीवर्ड लिखा जाता है, ठीक है, उसके बाद क्लास का टाइप यहाँ पे लिखा जाएगा, उसका नेम जो है वो, उसके बाद क्लास और क्लास का नेम और उसके बाद क्लास की बॉडी आपकी इस तरह से लिखी जाएगी। नाउ वी क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ क्लास। इसमें क्या होगा, देखो क्लास का नेम क्या और ऑब्जेक्ट, ये अपन ने कुछ कीवर्ड लिए यहाँ पे, क्लास का नेम, टाइप, ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है, क्लास का नेम क्या होता है, इट इज अ नेम ऑफ क्लास, यानी क्लास का नेम क्या रखना है, वो क्या कहलाएगा आपका क्लास का नेम। टाइप है आपकी, टाइप है, इट इज अ टाइप ऑफ डेटा टाइप, यानी डेटा टाइप क्या आएगी उसकी वो यहाँ पे लिखी जाएगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नेम आपका ओबी में आपका इस तरह से ऑब्जेक्ट नेम आपका यहाँ पे लिखा जाएगा, इस क्लास का ऑब्जेक्ट। तो ये बात की इसकी अपन ने इसकी जेनेरिक फंक्शन और जेनेरिक क्लास की।